कि किसकी दावेदारी होने वाली है, कौन आगे वाले होने वाला और साथ ही किसका राज तिलक होगा, इन तमाम चीजों पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। आपको बता दें कि इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पर। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इन तमाम चीजों का जो डेट है वो अब डिक्लेयर कर दी गई है और साथ ही इन तमाम जगहों पर जो बिगुल है वो बजा दिया गया है। किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है और फिलहाल किसका पड़ला जो है वो भारी नजर आ रहा? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि आज ऐलान होगा और चुनावों की तारीखों का करा जाएगा, घोषणा करी जाएगी औपचारिक तरीके से, तो वही हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि कुछ 2 चरणों में होंगे चुनाव किसी राज्य में, तो ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ केवल छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव करा जा रहा है, उसकी घोषणा हुई है। तो यहाँ पर अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम ऐसे दौर में इस समय वर्तमान का जो दौर है, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब ये बात चल रही है कि 1 नेशन 1 पोल और साथ में रिफॉर्म्स की बात होती रही है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत जो फंडिंग होती है और बेनामी चंदा जो आता है, तो वो तमाम बातें हैं, अपने अपने दावे करे जाएंगे जो राजनीतिक दल हैं। तो वही बात है, बड़ा दिलचस्प हो गया है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो 3 राज्य हैं, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना भी है, मिजोरम भी है, लेकिन मैं 3 राज्यों पे ध्यान केंद्रित करते हुए एक बात जरूर बोलूंगा। जब चुनाव हुए थे पहले, तो वहां पर जब कांग्रेस ने बाजी मारी थी, तब ईवीएम में कोई गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाए गए थे और कोई ईवीएम में मेल फंक्शनिंग की बात करें या ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन नहीं बोला गया था। और तो ये बातें हैं कि यही बात है कि अभी जो चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा हुई है, तो यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि कई जो संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं, उन पे भी काफी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। हम अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो विश्वास रखना चाहिए। और यहाँ पर जनता जनार्दन होती है, वो लोकतंत्र के महापर्व में जब निकलेंगे तो कई उनके दिमाग में फैक्टर्स होंगे जिनको वो मद्देनजर रखते हुए अपना बेशकीमती वोट डालेंगे। विपिन जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो 2 राज्यों में सीधे तौर पर डिफेंडर है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर किसी का जो नाम है सीएम के चेहरे को लेकर नहीं लिया जा रहा है। तो क्या ये कांग्रेस मान चुकी है कि जो अभी फिलहाल 2 सीएम है वो सफल नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, वो आप उसकी तुलना कर सकते हैं भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा भी कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करते, कुछ उनके औपचारिक तरीके से। तो वही बात है, दिल्ली में आप चुनाव देखिए, जो दिल्ली में पहले किरण बेदी जी का चयन करा गया, उसके बाद जब करारी हार मिली, जबकि वो इतनी काबिल उनका प्रशासन का अनुभव रहा है और पहली महिला आईपीएस, तो बड़ी उम्मीदें थी। तो लेकिन जब वो नतीजे नहीं आए और प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला, तो उसके बाद से भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करी। तो यही बात है। तो ये भी बात जनता भी समझती है भली भांति कि ये तो है नहीं कि यहाँ पर राज्य के चुनावों में प्रधानमंत्री, उनका चेहरा अपनी जगह, उसकी अहमियत है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी जनता जाननी चाहती है। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि उन्हीं के जो रणनीति है भाजपा की, तो उस पर कांग्रेस चल रही है और कुछ सोच समझ के करा होगा। बड़े सुलझे हुए नेता हैं कांग्रेस में, उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। यहाँ पर आपने डिफेंडर की बात करी, जो 2 राज्यों की बात करी, चाहे राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की। अगर राजस्थान की बात करें तो पीएम वहां पर खुद ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कमल है वो हमारा उम्मीदवार है, आप कमल देख के बटन दबाइए। तो इस जो ये वक्तव्य है, इसको क्या माना जाए? ये देखिए, वो तो हर एक नेता और सबसे बड़े स्टार प्रचारक भाजपा के तो नरेंद्र मोदी, वो जब मैदान में उतरते हैं तो समीकरण बदल जाते हैं और पासा पलट जाता है। तो ये देखा गया है कई चुनावों में, पिछले वर्षों पीछे जाएं तो वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी उतरते हैं तो वहां पर माहौल भी बदल जाता है। लोगों की जो सोच है, जो वो उन्होंने एक मन बना रखा होता है, या एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वो एंटी इनकम्बेंसी फिर काम नहीं आता। तो यही बात है कि कांग्रेस को भी ऐसे चेहरों की तलाश है, क्योंकि बड़े वर्षों से ये बात चल रही है कि प्रियंका वाड्रा गांधी में एक इंदिरा गांधी जी की झलक दिखती है,
तो लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा और वो कब सही मायने में उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, तो वो तो वक्त तय करेगा, वक्त बलवान है। ठीक है। और जो तमाम चीजें यहाँ पर चल रही है, बीजेपी जो है पहले 2018 में तीनों राज्यों से साफ हुई थी, ये साफ था, लेकिन इस बार अगर वो क्लेम नहीं कर पाती है तो ये जो ओवरऑल इमेज है उसे बिगाड़ने में काम करेगी, क्योंकि 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल माना जाता है। तो इन तीनों राज्यों पर बीजेपी को एक अच्छा क्लेम बनाना होगा और अच्छी सीटों से यहाँ पर जीत के दिखाना होगा, और साथ ही जो यहाँ पर मुद्दे हैं तमाम जो राज्यों कि वो नेशनल मुद्दे से थोड़े अलग होते, क्योंकि स्टेट के अपने अपने मुद्दे, तो बीजेपी के लिए इस पर कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि जीत आसान नहीं नजर आ रही। निहारिका जी, आप बधाई के पात्र हैं, मैं साधुवाद दूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि देखिए मनोबल, क्योंकि अगर आपकी जीत होती है, हर एक चुनाव को, चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, हर एक चुनाव को राजनीतिक दलों को अहमियत देनी चाहिए, और ये सीख भाजपा से लेनी चाहिए, बाकी राजनीतिक दलों को किसी भी चुनाव को हल्के में लेते नहीं। और फलस्वरूप यही कारण है कि आज कई राज्यों में वो सरकार बना पाए हैं, या आज केंद्र की सरकार, केंद्र में उनकी सरकार है, तो और खुद प्रधानमंत्री जब मैदान में उतरते हैं कोई कसर नहीं छोड़ते, और यहाँ पर उनको टफ टास्क मास्टर की तरह जाना जाता है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पे चयन होता है उम्मीदवारों का, उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस कोई कद्दावर नेता है तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले कि उसी का चयन होगा। तो यही बातें हैं कि यहाँ पर ये इसको आप सेमीफाइनल मान सकते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव दस्तक दे रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। और मनोबल से मैंने अपनी बात शुरू करी, यहाँ पर अगर कांग्रेस बाजी मारती है तो निश्चित बात है मनोबल सातवें आसमान पर होगा, और संगठन में एक नई ऊर्जा आएगी, नई प्रेरणा आएगी, आगे और दमखम से निकलेंगे 2024 के बड़े वाले चुनाव के लिए। और वही इसके विपरीत अगर भाजपा बाजी मार जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है वो लोग भी उनका मनोबल नीचे गिरेगा, और एक नई ऊर्जा आएगी भाजपा के संगठन में, क्योंकि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। और भले ही जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी है अक्सर बोला करते हैं कि वक्त है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को, उसके संगठन को मजबूत करें, युवाओं को तवज्जो देंगे, लेकिन वो उस पर अमल नहीं हो रहा। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि यहाँ पर आप संगठन को आप चाहते हैं, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत हो, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आप कथनी और करनी में अगर फर्क हो, और उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो तो एक पूरी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है नेतृत्व की कमी है, अभाव है, क्योंकि लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल, और लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो यहाँ पर एक मैं जरूरी बात चाहता हूं आपके दर्शकों तक पहुंचे, कि दिल्ली में एक नारा चला था कि प्रधानमंत्री कौन, आंख बंद करके नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री कौन, आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल। इसके मायने क्या हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? इसका निष्कर्ष ये है कि आज की जो आवाम है 21वीं सदी की, वो बहुत समझदार है। आप उनको कम नहीं समझ सकते किसी भी लिहाजे से, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए कौन उम्मीदवार चयन करना है। लोकसभा के चुनाव का मतलब है, भले ही हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं है जैसे अमेरिका में होते हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को समझ आता है कि लोकसभा के चुनाव के मायने है कि हमारा अच्छा प्रधानमंत्री हो, जो ना केवल हमारा मार्गदर्शन करे देशवासियों का, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे, वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का परचम लहराए, और सबसे बड़ी बात है कि विश्व हमारा लोहा माने। तो ये तमाम बातें जो एक वोटर जो है अपने मद्देनजर रखता है जब वोट डालने जाता है। और राज्य सरकारों की बात अलग है। अब दिल्ली का उदाहरण लीजिए, जो राजधानी है, देश की धड़कन है, वहां पर ये तो एक केस स्टडी बनेगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए 7 सीटें भाजपा, विधानसभा के हुए तो प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी के नाम, और जब नगर निगम के चुनाव हुए तो वहां पर कांटे की टक्कर थी। मैं उसको क्लोज फाइट बोलूंगा, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटें निकाली है भाजपा ने। तो इसका मतलब साफ है कि जनता समझदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, एक जन चेतना आ चुकी है। और यहां पर नेताओं के लिए वेकअप कॉल है कि वो समझ लें कि ये आप जनता को बरगला नहीं सकते और भ्रमित नहीं कर सकते, भ्रांतियां नहीं फैला सकते, आपको उनको डिलीवर करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बड़ा एपिक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था बीएसपी पे चुनाव लड़े जाते हैं। बीएसपी का मतलब ये नहीं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी, बिजली, सड़क, पानी। और ये वो दौर गुजर गया, क्योंकि आपने अभी चर्चा के शुरुआत में बोला कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो विधानसभा के राज्य चुनावों में नहीं होते। मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहूंगा निहारिका जी,
आप बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं। देखिए उसमें यह है कि अब एक नया युग का आगाज हुआ है कि यहाँ पर लोगों की उम्मीदें, हम क्योंकि अमूमन बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ पर लोगों की उम्मीदें भी 7वें आसमान पर है और ये स्वाभाविक भी है। वो उम्मीद लगा के बैठते हैं कि जो उनके अधूरे सपने 7 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो पहली बार वोट डालने वाले हैं, तो ये भी एक बड़ी तस्वीर होने वाली है कि इस बार वो क्या सोच रहे हैं। एक जो नजरिया है सेमीफाइनल जो जिसको कहा जा रहा है, वो एक नजरिया जो है वो भी इस बार सामने आ जाएगा। निश्चित बात है। देखिए 2-3 आपका ये सवाल भी बहुत अहमियत रखता है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है या आप ये कहें एक साइलेंट वोटर या महिला वोटर या जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इन सब की अपनी अहमियत होती है, क्योंकि साइलेंट वोटर का आप मूड नहीं उसका आकलन कर सकते कि वो किस तरफ रुख कर जाए। और वही है फर्स्ट टाइम वोटर कि फर्स्ट टाइम वोटर्स की बड़ी अहमियत है। वो सब सुन रहे हैं कि क्या मुद्दे चल रहे हैं देश में इस समय, क्या चर्चा है। G20 का एक सफल आयोजन हिंदुस्तान ने करा, अंतरराष्ट्रीय सारे जितने बड़े मुल्क है विश्व के, उन्होंने उस बात की प्रशंसा करी जिसका श्रेय देशवासियों को जाता है, सरकार को जाता है, देशवासियों को जाता है। सबने वो भी शामिल हुए इस बार। या आप दोहराएंगे दोबारा, मेरे को आवाज नहीं आई। G20 की आपने बात की तो मैंने ये कहा कि जो तमाम राज्य हैं वो भी इस बार G20 में शामिल थे। कई राज्यों को चुना गया जहां पर प्रोग्राम कराए गए, कश्मीर को चुना गया, इन तमाम चीजों को चुना गया। तो जो ये तमाम चीजें हैं वो भी वोटरों के दिमाग में होने वाली हैं इस बार। निस्संदेह वो बातें रहती हैं। जैसे अब 26 जनवरी में जब झांकियां निकलती हैं तो सारे राज्यों की झांकियों को शामिल करा जाता है, मतलब कोशिश करी जाती है कि सबको शामिल करा जाए। तो वही बात है कि यहाँ पर कोई भी सरकार रही हो, पहले भी भाजपा के पहले, एनडीए की सरकार के पहले भी सबका प्रयास रहता है कि सबको शामिल करा जाए, इंक्लूसिवनेस करी जाए और सबको तवज्जो दी जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक जो राज्य चुनाव है, तो क्योंकि आज की उम्मीदें क्या है, क्योंकि वो दौर गुजर गया जब हम महज एक वोटर अपेक्षा करता था कि बिजली, सड़क, पानी उनको मुहैया कराई जाए। इस समय वो चाहते हैं नए एक्सप्रेस बने, फुटओवर ब्रिज बने, नए एम्स बने, विश्वविद्यालय बने अव्वल दर्जे के, और अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य संसाधन हो, तो ताकि क्योंकि कोरोना काल में हमने जी के देखा कभी सपने में सोचा था नहीं कैसा दिन आएगा जब लॉकडाउन होगा, हाहाकार मच जाएगा प्राण वायु को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर। तो वहां पर अब यही है कि जो नेता उनको ये भरोसा जता सकें और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे तो वही बाजी मारेंगे, वही बाजीगर कहलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ्रीबी कल्चर चल रहा है, मैं उस पर भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। देखिए उसके सिक्के के दोनों पहलू हैं, कुछ उसके फायदे हैं, नफा नुकसान, और उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, दोनों बातें अपनी जगह जायज हैं, दुरुस्त हैं। क्योंकि यहाँ पर अब बात चल रही है इस समय कि ओपीएस को दोबारा लागू करा जाए, फिर 5 मिनिमम गारंटी, क्योंकि अब ये देखिए दो जो ये चुनाव हुए हैं हिमाचल के और कर्नाटक के, उससे एक वेकअप कॉल है भाजपा के लिए भी, क्योंकि वो ये अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि इस समय लहर चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दिन बर दिन बढ़ी जा रही है और पूरा विश्व भी उनका लोहा मान रहा है, तो वो कॉल होने वाली है, क्योंकि जो बीजेपी है वो लगातार ये समझ रही है कि जो लहर है वो लगातार चलेगी, लेकिन हमेशा जो वोटर है चाहे वो युवा हो, और युवा को तो पहचानना बड़ा मुश्किल है कि वो कभी भी जो पाता है वो पलट सकते हैं। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल होने वाली है, क्योंकि अगर वो ये समझे कि जो लहर है वो इसी तरह चलने वाली है, तो हमेशा जो भारत के वोटर्स है, तमाम लोग है, वो इस पूरी चीज को काया पलट कर देती है, और जो लहर है उसे रोककर नई लहर चलाने के लिए हम हमेशा जाने जाते हैं। निश्चित बात है। देखिए युवाओं का अपना एक उनकी भूमिका होगी, लेकिन साथ साथ मैं एक बात जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर कई मुद्दे हैं और युवाओं की उम्मीदें काफी हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे उनके लिए सुविधाएं हो उनको, ताकि क्योंकि पहले कई वर्षों से हम देखते थे ब्रेन ड्रेन होता था कि उनको बाहर की तरफ रुख करना पड़ता था। यहाँ पर वो उनके पास आप एजुकेशन के लिए लीजिए बाकी मुल्कों की तरफ जाते थे, तो यहाँ पर अगर वो चीजें डेस्टिनेशन बनाया जाए हिंदुस्तान को, एजुकेशन डेस्टिनेशन, अब जैसे मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन हिंदुस्तान बन गया है, तो ऐसी तमाम बातें हैं जो एक वोटर अपने जहन में रखेगा जब वो वोट डालने जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भले ही आप किसी को लगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि कई मुद्दे होंगे, क्योंकि आज का जो वोटर है वो मोबाइल के जरिए उसको कई तरह की जानकारियां मिल जाती है। पहले अखबार था, फिर टीवी,
फिर आजकल मोबाइल के उसके जरिए उसको कई तरह की जानकारियां मिल जाती है, तो वो जागरूक है, उसको बिल्कुल अपडेटेड है, उसकी जो नॉलेज है। जी, विपिन जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां पर जो अंतर्कलह है वो लगातार बाहर आती है और जो जनता को दिखाई देती है, जो मुझे लगता है कि एक जो वोटर का दिमाग है उससे यहाँ पर काबू करने में पूरी तरह से यहाँ पर सफल साबित होती है। लेकिन अगर बीजेपी में जो भी अंतर्कलह होती है, तमाम चीजें होती है, वो उभर कर वापस नहीं होती। हालांकि हर पार्टी में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन बीजेपी इस चीज को कंट्रोल कर रखती है और जनता तक सामने नहीं आने देती। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो वहां जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो इन बातों का कितना असर होने वाला है, क्योंकि ये जो माथा फोड़ा-फोड़ी चलती रहती है पार्टियों में, वो बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर जो है प्रभावित करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तमाम लोग ये जानते हैं कि नेताओं के बीच में क्या कुछ चल रहा है और ये भी जानना चाहते हैं कि जो अहम चेहरे हैं उन्हें आगे क्यों नहीं लाया जा रहा। बहुत लाजवाब सवाल आपने पूछा है। देखिए कि कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बड़ा दुख होता है बोलते हुए, क्योंकि स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़े महानुभाव दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं करा जा सकता कि अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें, अलग अलग पावर सेंटर्स बने हुए हैं, खेमे बने हुए हैं। क्या हम राजस्थान की बात करें, सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की आपस में जो तनातनी चल रही है, तकरार चल रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है, और बार बार वो ये एक जताने की कोशिश करते हैं ऑल इज वेल, बट ऑल इज नॉट वेल एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जग जाहिर है कि अलग अलग खेमे बने हुए थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इतने कद्दावर नेता हैं, और क्या योगदान रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और वो हताश होकर भाजपा की तरफ रुख कर गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सबको, जो आपके नेता हैं उनको आपको पहली बात तो गुटबाजी पे काबू लाना पड़ेगा, कि जो अलग गुटबाजी, और उसका वो कैसे काबू होगा उसका भी देखिए। अगर आंकलन करा जाए तो अगर आपका नेतृत्व मजबूत है, रोबस्ट है, तो आप उस पे बिल्कुल काबू कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनको टफ टास्क मास्टर बोला जाता है, और अगर मुख्यमंत्री योगी की बात करें उनको भी टफ टास्क मास्टर बोला जाता है, एक सिंघम छवि वाले मुख्यमंत्री। तो यहां पर ऐसे नेता की तलाश है कांग्रेस पार्टी को कि कौन है। भले ही खड़गे साहब इस समय कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन सही मायने में नेतृत्व कौन करेगा, और युवा नेता ऐसा कौन आगे आएगा कि जो कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करेगा सही मायने में लोगों। क्योंकि देखिए कि आप किसी की भी जिसे ऑबिचुरी कहते हैं वो नहीं आप कर सकते, कि क्योंकि आखिरी यहाँ पर कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि कोई रिटायरमेंट में जा रहा है या उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, कि यहाँ पर वो जब तक हैं तो वो उनकी अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बरकरार रहती है और होनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अब समय आ गया है कि जो पंजाब में हुआ था, पंजाब में बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा, पंजाब में तो जीती हुई बाजी कांग्रेस ने हारी है, एक सेल्फ गोल कर दिया। क्या कारण था कि इतने सुलझे हुए नेता जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको नजरअंदाज करके नवजोत सिंह सिद्धू को आगे ले आए, और जब उनकी ताजपोशी हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था, वहां पर जो दृश्य थे वो अपने आप में सब लोगों को समझ आ रहे थे। अब जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, जनता समझ रही थी कि ये कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे पंजाब की कमान इनके हाथ में दे दें, और वहां पर अच्छी बात है, वो उसका श्रेय जाता है आम आदमी पार्टी को। तो लेकिन यहां पर तो जीता हुआ मैच, भले ही वो उनकी सरकार थी पंजाब की, और वहां पर कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है फैक्टर, लेकिन वहां पर बिल्कुल, क्योंकि भाजपा अकाली दल से जनता नाराज थी किसान आंदोलन को लेकर, जो 3 कृषि कानून आए थे, तो और वहां पर आम आदमी पार्टी की उम्मीद नहीं थी ऐसी। तो वहां पर जो स्थिति बनी थी, उत्पन्न हुई, ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान अब जो अपने जितने भी वक्तव्य हैं, यहाँ पर जो भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर जो संबोधित कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कई बार ये बातें कह रही हैं कि आपको मेरी याद आएगी, आपको हम मेरा जैसा भाई और मामा जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर बहुत सारे डाउट जो है वो पैदा हो रहे हैं। और उसी पर एक सवाल और पूछ रही हूँ, तो क्या हेमंता बिश्व शर्मा वाला हाल जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होने वाला है? बहुत जबरदस्त ये आपका सवाल है। देखिए कि वही कारण है कि यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा की, क्योंकि आपने बात करी, उनका क्या कसूर था? उनका कसूर ये था कि उनको समय चाहिए था राहुल गांधी जी से, समय नहीं मिला, हताश होकर, क्योंकि अच्छी कुछ उनकी बातें थी, बड़े सुलझे हुए नेता हैं,
और उन्होंने कुछ बातें कुछ ऐसी जो कांग्रेस के हित की थी वो चाहते थे कि उनके तक पहुंचे राहुल गांधी जी के पास, तो वो समय ना मिलने की वजह से हताश होते रहे और बड़ी बार उन्होंने समय मांगा था। और तो आज वो भाजपा से मुख्यमंत्री बने हुए असम के, तो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर जो है उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर भाजपा ये समझे कि उनकी वापसी हुई है मध्य प्रदेश में अपने दम पर, तो मुझे लगता है ये सरासर गलत बात है और ये नासमझी होगी, क्योंकि यहां पर अगर उनकी सत्ता पे दोबारा काबिज हुई है भाजपा मध्य प्रदेश में खासतौर पे, उसका श्रेय निस्संदेह जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर को जाता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है, लेकिन साथ ही जो शिवराज सिंह चौहान है उनका जो क्रेडिट है वो भी नहीं छीना जा सकता, क्योंकि जो वहां पर जितनी भी अभी मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट हुई है उसको लेकर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा देखना चाहते हैं और उन्हीं को अपने सामने रखकर जो है वोट डालने वाले हैं। तो क्या इससे असर पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय से मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस के लिए भी काम किया और अब बीजेपी के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी मान चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही आगे रखा जाएगा? लेकिन जो कई वोटर्स है वो ये भी मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में किया है, कई जो मुद्दे हैं जिनके बारे में बातें नहीं हुई थी वो सीएम रहते हुए उन्होंने उठाए हैं। देखिए, होश और जोश युवाओं के पास है, और होश जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी जिसको कहते हैं वो वरिष्ठ नेता जैसे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, और जोश जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, तो इसका मिक्सचर ऐसे उम्मीदवार का चयन करा जाए जिसके पास दोनों हो। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, तो भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि वो पुराने कांग्रेसी हैं तो उनको आगे ना लाया जाए, ऐसा नहीं है। यहां पर आप देखिए कितना बड़ा बलिदान करा देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में, कि यहां पर और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, तो यहां पर लेकिन उन्होंने करा, पार्टी हित में काम करा। तो मुझे लगता है अपने आप में भी वो एक केस स्टडी है और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए बाकी राजनीतिक दलों को कि जब मौका आए तो वहां पर, और कांग्रेस पार्टी ने भी करा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी हिंदुस्तान की, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो आगे मौका दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर मुझे लगता है वक्त आ गया है बदलाव का, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ये भाजपा के हित में होगा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिलता है, क्योंकि और उनको देखिए जैसे मेंटोर की भूमिका में या कोई और बड़ा ओहदा या केंद्र में लाया जा सकता है शिवराज सिंह चौहान को, ताकि वो भी हताश महसूस ना करें या वो भी ना, क्योंकि 2024 का भी चुनाव है। तो यहां पर तमाम ऐसी बातें हैं कि जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और वो जब फैसला करने बैठेंगे तो वो ये उनके दिमाग में है, निश्चित बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। तेलंगाना और मिजोरम की अगर बात करें तो वो हिंदी भाषी जो बेल्ट है बाकी 3 राज्य उनसे बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर किस तरह के मुद्दे होने वाले, क्योंकि मिजोरम को थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया कहना कुछ गलत नहीं होगा, तो यहाँ पर जो तमाम मुद्दे हैं वो किस तरीके से होने वाले हैं और यहाँ पर जो रण है उसकी लड़ाई कैसी होने वाली है? देखिए, यहाँ पर दोनों की बात करें, तेलंगाना की बात करें और यहाँ मिजोरम की बात करें कि मिजोरम नेशनल फ्रंट का एक उनकी अलग अच्छी पकड़ है, तो लेकिन यहाँ पर समय बदलते देर नहीं लगती, और यहाँ पर की भाषा कब पलट जाए, जनता के मन में क्या है वो तो जनता ही भली भांति जानती है, और जब नतीजे आते हैं तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ तो उनके अपने लोकल मुद्दे हैं, वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे जो हमें उनको अलग नहीं समझना चाहिए कि वो भले ही हिंदी भाषा राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर अगर हम खास तौर पे बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम की, तो ये हम लोग बड़े वर्षों से बात कर रहे हैं। मैं कई लोगों से बात करता हूं यहाँ के, तो वो बात करते हैं हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे, इनकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारा जो सपना है न्यू इंडिया का, नए भारत का, वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम सही मायने में उस पर अमल ना करें, इनको इंटीग्रेट ना करें, हम उनको जज करें उनके तौर तरीके से, उनके जो कस्टम्स है, रिचुअल से। तो मुझे लगता है वो बहुत गलत बात है। यहाँ पर समय आ गया कि हमें ये उस पे अमल करना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और वहां पर कई समस्याएं हैं नॉर्थ ईस्टर्न की। मैं जो बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है वहां पर, कि वहां पर अब आवाजाही कैसे होगी, एक जगह से दूसरे जगह जाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है डोनर मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसको जो फंड्स मिलते हैं
उस पे क्यों नहीं सरकार एक श्वेत पत्र ले आती, व्हाइट पेपर, ताकि बिल्कुल जनता के पास अच्छा संदेश जाए कि उन फंड्स का कितना सदुपयोग हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वासियों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है, एनईसी जिसको बोलते हैं, उसमें कितनी रिप्रेजेंटेशन है नॉर्थ ईस्ट लोगों की, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की, प्रतिनिधियों की। तो ये तमाम बातें जो हैं, मुझे लगता है कि ये एक वोटर के दिमाग में वे करेंगी। और यहाँ पर कई मुद्दे हैं, मिले जुले मुद्दे हैं, कि उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके जो लोकल मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं इतने सालों से रही है, कौन नेता, क्या जो वर्तमान की सरकार है वहां पर वो सक्षम रहे हैं। तो ये क्योंकि स्वर्णिम एक मौका होता है वोटर के पास, एक आम आदमी के पास, कि वो हिसाब किताब ले, जवाबदेही ले नेताओं से जो सत्ता पे काबिज हैं, कि आपने कितने काम मुकम्मल करे, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए आप। तो जब उनको आड़े हाथ लें, जब वो जनता के समक्ष जाते हैं नेता, हाथ जोड़ के गुहार करते हैं कि आप अपना बेशकीमती वोट हमारे को दें, तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वोट, क्योंकि आज औपचारिक इसका ऐलान हुआ है, कि घोषणा हुई है कि तारीखों की चुनाव की इन 5 राज्यों में, तो ये जनता तक संदेश जाना चाहिए कि आप बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि अगर आप अपनी भूमिका निभाते नहीं, तो आपको कोई हक नहीं मिलेगा कि आप नुक्ताचीनी करें बाद में, जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए। तो वोट डालने जाना चाहिए, ये हम सबका दायित्व है, और इस महापर्व में हम लोगों को शरीक होना चाहिए। आपने यहाँ पर बात की सर कि यहाँ पर जो मौका मिलता है वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेती हूँ। छत्तीसगढ़ में जो समीकरण है और जितनी खबर है उससे यही पता चल रहा है कि जो कांग्रेस है वहां अच्छा काम की है। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी किस फेस को लेकर सामने आएगी, और साथ ही क्या वाकई कांग्रेस जो है वो यहाँ पर बिल्कुल डट के बैठी हुई है, उसे हिलाना बहुत मुश्किल है? देखिए, मैं उसी बात को दोहराऊंगा निहारिका जी, कि यहाँ पर कोई भी पार्टी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती, कॉम्प्लेसेंट नहीं बन सकती। यहाँ पर बस बाजी हम मारेंगे, ये जो सत्ता पे काबिज है या जो सत्ता से बाहर है, तो यहाँ पर सबको मेहनत करनी पड़ेगी और जनता को भरोसा जताना, उनको दिलाना पड़ेगा। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जो मुद्दे हैं उस पर कितनी खरी रही है कांग्रेस, इस पर बात चाहूंगी कि आप इस पर बात करें कि जो छत्तीसगढ़ में मुद्दे, जैसे बहुत सारे मुद्दे, चाहे नक्सली के मुद्दे हो, पिछड़ी जाति के मुद्दे, इन तरह के तमाम मुद्दे, तो कांग्रेस कितनी सफल रही है इन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए? नहीं, देखिए, अभी इस समय जो समीकरण बने हुए हैं, मैं बतौर पत्रकार जो समझ रखता हूं कि कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी सफल रही है, लेकिन अभी चुनौतियां बेशुमार हैं, सफर काफी लंबा है। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि यहाँ पर जनता ये भी मद्देनजर रखेगी कि कुछ अगर फंड्स छत्तीसगढ़ को मिले जाएं, क्योंकि नक्सल संबंधी जो समस्याएं वो तो हैं, वो तो कई वर्षों से चल रही हैं, यहाँ पर बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन साथ साथ की क्योंकि डबल इंजन सरकार का दौर है, तो वहां पर वो भी ये समझेंगे कि यहाँ पर अगर ऐसा मौका भाजपा को दिया जाए तो फिर डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, केंद्र में भाजपा की सरकार और यहाँ पर राज्य में भाजपा की सरकार, तो उससे बाधा नहीं आएगी। जो स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है कि तकरार जारी है, वो थमने का नाम नहीं ले रही, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जाता है, सदन की बात करें, एमसीडी, लात घूसे, गाली गलौज, वो सब ऐसी चीजें नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्लियरेंस मिलनी है, जो एक नॉड होती है, ऑफिशियल नॉड, उसमें विलंब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर लीगल भाषा में बात करें, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसी तरह से समय रहते अगर जनता को उनकी मांगे पूरी ना करी जाएं, उनकी जरूरतों पे ध्यान नहीं दिया जाए, तो फिर वो बेकार है बिल्कुल नेताओं के वादे। ठीक है विपिन जी, जो अभी फिलहाल दिल्ली में हालात चल रहे हैं, संजय सिंह और विपक्षी पार्टियां जो है वो बेहद नाराज है, जो तमाम चीजें चल रही हैं, तो क्या इसका असर इन चुनाव पर पड़ सकता है? हालांकि मुझे लगता है कि परसेंटेज बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी क्या असर पड़ सकता है? और साथ ही क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के लिए अलायंस नहीं है INDIA, लेकिन जो जनता है वो तमाम चीजें देख रही है, पहले की तरह अब जनता नहीं रहेगी, जो युवा है वो इस अलायंस को भी देख रहे हैं, NDA को भी देख रहे हैं, तो इन तमाम चीजों का इस विधानसभा चुनाव पर और राज्यों पर कोई असर पड़ने वाला? देखिए, आपके इस सवाल का मैं उत्तर एक उदाहरण से दूंगा। बड़े वर्ष पहले जब राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, तो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान के दौरे पे आए थे, ताजमहल देखने गए थे। तो बड़ा ऐतिहासिक एक एपिक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। बोला था कि दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, 2 फाड़ में बटी है, एक जिन्होंने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा है और एक जो वंचित रह गए हैं। तो वही बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी प्रेमी हैं, जो वो अंधभक्त कहना, बिल्कुल मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। तो वो तो ये इन बातों से बचना चाहिए, ऐसी बेतुकी बातों से। ये किसी भी नेता के लिए, चाहे हम सोनिया गांधी जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, अगर वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस।
तो यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि कुछ लोग मोदी प्रेमी हैं और कुछ लोग मोदी विरोधी हैं। तो यहाँ पर ये बातें हैं कि कुछ लोग ये सोचेंगे तानाशाही चल रही है, एक यहाँ पर कि सबको आप ईडी और सीबीआई को लगा रखा है, मुस्तैदी दिखा रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों, सारे विपक्ष के नेता ही इनको दिखते हैं और वो मुस्तैदी, वो बाकी जो नेताओं पे आरोप है, जो सत्ता पे जो काबिज हैं उनके नेताओं पे आरोप है, तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, या जो बाकी विपक्ष से भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। कुछ ऐसी नई वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और यहाँ पर दूसरी बात इसकी ली जाए कि यहाँ पर चुनावी मैदान में जाकर सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस की भी बात करूंगा, आम आदमी पार्टी, सबने बड़े बड़े वादे करे थे। और आम आदमी पार्टी कैसे सत्ता पे काबिज हुई है, उनका जो प्लान था तो वो तो था ही, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग, उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, एक क्रांति लेके आए थे। तो अगर वो कट्टर ईमानदार बोलते थे और वो अपने आप को सर्टिफिकेट देते थे, तो यहाँ पर अगर उनपे गंभीर आरोप हैं तो उससे फिर कैसे आप बोल सकते हैं तानाशाही? ये तो अच्छी बात है, जनता को संदेश जाएगा। अगर कुछ तथ्य नहीं निकलते, कुछ सबूत नहीं मिलते और कोर्ट से जमानत है सबसे बड़ी बात। अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें जो जेल में है इस समय, मनीष सिसोदिया, तो वो उनकी जमानत अगर खारिज हो रही है तो उसके पीछे आप न्यायालय को नहीं बोल सकते, वो तो न्याय प्रक्रिया है। तो वहां पर इसका मतलब है कुछ ना कुछ दस्तावेज हैं जो इनके पास है, ईडी के पास, और कुछ सबूत है, तो जिसके कारण उनको जमानत नहीं मिलती। तो ये सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है दोनों पहलू हैं अपनी जगह, जो जनता अपने मद्देनजर रखेगी। जो चाहते हैं कि भाजपा आए, मोदी प्रेमी है, उनको केवल मोदी दिखते हैं, तो वो उनके नेतृत्व पे भरोसा अपना बरकरार रखेंगे। और जो समझ रहे हैं कि नहीं, हमारा भरोसा इंडिया अलायंस पे एक परिवर्तन आना चाहिए, बहुत हो गया, अति हो गई, और तो यहाँ पर वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के वो एक कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे। राजस्थान की किसी तरह से भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए। जी। अगर राजस्थान की लगातार हम बात कर रहे हैं तो इसी पर ये भी बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जो तमाम चीजें चल रही हैं उसको लेकर भी किस तरह के समीकरण जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा राजस्थान में हो सकता है। और क्योंकि इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इन तमाम चीजों से साइडलाइन कर रखा है, तो ये एक बड़ी इमेज दिखाता है। और तमाम जो यहाँ पर चाहे फिर अशोक गहलोत की बात करें, चाहे फिर सचिन पायलट की बात करें, इन तमाम लोगों में और साथ ही जो राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार इस बार कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि कई बार कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम होकर उठाती रही है। और साथ ही एक और सवाल इसे मैं जोड़ देती हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो राजस्थान में इस बार बढ़ चढ़कर प्रचार कर रही है, तो क्या कुछ इससे डिफरेंस पैदा हो सकता है? आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल जी। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित बात है अपनी चुनौती पेश करेगी। मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, निहारिका जी? मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। जी। तो मैं ये देखिए, अब इस समय पहले तो एक दो राजनीतिक दल आमने सामने थे, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी कई राज्यों में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है, तो वो भी एक चैलेंजर बन के उभरेंगे। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा की रहेगी, और यहां पर चेहरों पे बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि अभी आप किसी संभावना को नकार नहीं सकते। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आखिरी गेंद तक क्या हो, आखिरी गेंद पे अगर छक्का लग जाए या कोई क्लीन बोल्ड आउट हो जाए तो मैच का पासा पलट सकता है, और जो जिसको आप कम समझ रहे हैं वो बाजी मार सकता है। तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर क्या कुछ समझौता हो जाएगा, टैसिट, अंग्रेजी का मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो जाए भाजपा और सचिन पायलट के बीच में, क्योंकि वो आपस में जो टकरार है वो भले ही एक दुनिया के सामने ये दर्शाने की कोशिश है कि सब कुछ अब कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, या कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से हो कि अब अशोक गहलोत को एक दूसरे उनको जिम्मेदारी दी जाए और यहां पर सचिन पायलट को उम्मीदवार बनाया जाए। तो कुछ भी देखिए, कुछ भी संभावना हो सकती है। लेकिन मैं एक बात बड़े विश्वास से बोलूंगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर और राजस्थान में सचिन पायलट फैक्टर बहुत अहमियत रखने वाले हैं। ये बात मैं बतौर पत्रकार बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर दोनों युवा चेहरे भी हैं और जनता का भरोसा उनको मिला है, जनता का प्यार उनको मिला है। तो यहां पर मुझे लगता है कि एक नई सुबह का आगाज हो सकता है, इसकी बड़ी प्रबल संभावना है।
विपिन जी, मेरा आखिरी आपसे यहाँ पर सवाल क्या कहूँ, एक आखिरी कमेंट चाहूंगी कि अब जो इस बार नए वोटर हैं और साथ ही युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहेगी? क्योंकि बीइंग पत्रकार हम तमाम चीजें जानते हैं, फील्ड पर भी उतरते हैं और बहुत सारी चीजों पर हमारा ध्यान रहता है। तो अब जो इस बार पहली बार वोट डालने वाले और साथ ही जो युवा वोटर है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं विधानसभा चुनाव से पहले? और ये संदेश जो है वो आप लोकसभा चुनाव के लिए भी दे सकते हैं कि आगे जो इस बार वोट डाले वो क्या सोचे, क्या समझे? क्योंकि अभी जो जवान फिल्म आई थी उसका डायलॉग आपने जरूर सुना होगा कि सवाल पूछना जरूरी है, आप अपनी उंगली का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल सही जगह पर करें। निहारिका जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे को आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, लेकिन मेरे को जो हल्का कुछ सुनाई दिया, कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण, तो लेकिन मैं आप कुछ ये पूछना चाह रहे हैं जी, कि कोई बात आखिरी नहीं। क्या मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, ये जो चुनाव है, पहली बात तो ये तय है कि ये एक सेमीफाइनल की तरह इनको लिया जाएगा और कोई भी राजनीतिक दल, अगर हम भाजपा कांग्रेस की बात करें और साथ में आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी के एक मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पर अब तलवार अरविंद केजरीवाल जी पे भी लटक रही है। वो भी एक बड़ी बिटर रियलिटी है, एक कड़वा सच है कि कब उन पे कार्रवाई हो जाए, जो इस समय बातचीत चल रही है, जो इस समय संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो यहाँ पर सही मायने में कि और इंडिया अलायंस का एक गठन हो रखा है, तो यहाँ पर एक ये जो चुनाव है वो एक सेमीफाइनल की तरह लिए जाएंगे, लेकिन अंत में जीत जो होगी वो एक आम आदमी की होगी, क्योंकि जनता जिसको भी मौका देगी कि आप सत्ता पे काबिज हो, सरकार आपकी रहे, तो वो बहुत सोच समझ के उनका फैसला होगा, निर्णय होगा। हमें अपने लोकतंत्र पे गर्व है, हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर हमें भरोसा रखना चाहिए और ये इस बात का इंतजार रहेगा कि जनता का फैसला क्या होने वाला है जब 3-4 दिसंबर को, जब ये इनका वोट का फैसला होगा और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प हो गया है ये मुकाबला और यहाँ पर सबकी नजरें इन 5 राज्यों के चुनावों में होंगी। ठीक है विपिन जी, अब तमाम जो जानकारी आपने दी और इन तमाम चीजों से ये बिल्कुल समझ में आया कि जो वोटर है वो होशियार हो चुके हैं और आगे इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखना है और ये विधानसभा चुनाव के जो 5 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे